गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल की लास्ट क्लास तक हम ये पढ़ रहे थे कि प्रकाश जो धारा थी उस प्रकाश धारा का प्रभाव पढ़ रहे थे, उस प्रकाश धारा पर विभव का प्रभाव पढ़ रहे थे, तीव्रता का प्रभाव पढ़ रहे थे और आवर्ती का प्रभाव हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने कल की क्लास में ये चर्चा की थी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में प्रकाश के तरंग सिद्धांत की जो असमर्थता हुई वो कैसे हुई। हम पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असमर्थता, तरंग सिद्धांत की व्याख्या करने में असमर्थता, कैसे ये तरंग सिद्धांत असफल रहा, तो इसमें हम अलग अलग पॉइंट वाइज में पढ़ूंगा। हमने तरंग सिद्धांत में पढ़ा था कि जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो तरंग के आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है, अर्थात I समानुपाती a स्क्वायर। हमने पढ़ रखा था। जैसे जैसे तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे अपन, आयाम का मान क्या होगा, वर्ग के रूप में बढ़ेगा। ये हमने पढ़ा था। इसको यदि मैं हल करूं तो क्या हो गया, I बराबर के a स्क्वायर। ये हमने वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश में पढ़ रखा है। जैसे जिस तरंग का आयाम बढ़ेगा उस तरंग की जो गतिज ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात ये कहूं कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 के a स्क्वायर होगी और वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अब इस तरंग सिद्धांत के अनुसार जब किसी धात्विक प्लेट पर उचित तीव्रता का प्रकाश आपतित होता है, उस तीव्रता के मान को बढ़ाते हैं तो उस तीव्रता के साथ साथ में उस इलेक्ट्रॉन के जैसे आयाम का मान बढ़ना चाहिए, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन हमने प्रयोगात्मक विधि द्वारा या प्रयोगों द्वारा यह पढ़ा कि जब किसी धात्विक प्लेट पर या कैथोड प्लेट पर दहली आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तीव्रता से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। पहला कारण इसका क्या हुआ, असफल रहा। इस कारण ये पहला जो कारण दिया इसने वही क्या हो गया, असफल हो गया। दूसरा कारण इसने ये कहा, इससे पहले कारण के तात्पर्य के अनुसार ने यह बताया, हाइगेन तरंग सिद्धांत तरंग ने यह बताया कि जब धात्विक प्लेट पर उचित आवर्ती या अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होंगे। लेकिन हाइगेन के तरंग सिद्धांत ने यह बताया कि जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते चलेंगे, जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते चलेंगे तो तीव्रता को बढ़ाने के पश्चात जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन हमने प्रयोगात्मक विधि द्वारा या प्रयोग द्वारा यह पढ़ा कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट इसने ये कहा, तीसरा पॉइंट इसने क्या कहा कि जब किसी धात्विक प्लेट पर, जब किसी धात्विक प्लेट पर अधिक तीव्रता का प्रकाश आपतित करवाते हैं, किसी धात्विक प्लेट पर अधिक तीव्रता का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो उस धात्विक सतह पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन
समान रूप में क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जिससे उस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में क्या होती है, समय पश्चाता होती है। लेकिन प्रयोगात्मक विधि द्वारा हमने यह पढ़ा कि जैसे ही धात्विक प्लेट पर प्रकाश आपतित होता है तो अल्प समय पश्चाता, यानी कि प्रकाश आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, अर्थात उसमें 10⁻⁹ सेकंड का समय भी नहीं लगता। इन तीनों मुख्य कारणों के आधार पर जो हाइगन का तरंग सिद्धांत था, वो हाइगन का तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में क्या रहा, असमर्थ रहा, असफल रहा। ठीक है, दोबारा से सुनो। पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश तरंगों का आयाम बढ़ता है, जिससे प्रकाश तरंगों की गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हुआ उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है, उस अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान जो है वो किस पर निर्भर करना चाहिए, तीव्रता पर निर्भर करना चाहिए। लेकिन हमने प्रयोगों द्वारा यह पढ़ा कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, उस अधिकतम गतिज ऊर्जा का जो मान होता है वो मान तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी कि हम दहली आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं, तथा प्रकाश की आवृत्ति धीरे धीरे बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। इस कारण से जो पहला उसका कारण था, तथ्य था, वो उसकी व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा, असमर्थ रहा। इसका जो दूसरा कारण तथ्य था वो इस प्रकार था कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की जो ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के मान पर निर्भर करनी चाहिए, अर्थात किसी धातु पृष्ठ पर पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश आपतित करने पर धातु पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। बस दूसरे पॉइंट में इसलिए कहा कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होता है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा जो आपतित प्रकाश होता है उससे आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होती है उस तीव्रता के मान पर क्या करनी चाहिए, निर्भर करनी चाहिए। लेकिन अगर वो तीव्रता पर निर्भर करें, अगर वो किस पर निर्भर करें, तीव्रता पर निर्भर करें, तो जैसे जैसे उसका तीव्रता का मान बढ़ाया जाता है तो उस धातु पृष्ठ पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे और बाहर की ओर निकल जाने चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता जब तक हम उस धातु पृष्ठ पर दहली आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित नहीं करवाते, तब तक उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। इस कारण ये दूसरा जो तथ्य था, उसने जो दूसरा रीजन दिया, कारण दिया, वो भी क्या रहा, उसकी व्याख्या करने में असमर्थ रहा, असफल रहा। तीसरा से ये कहा कि प्रकाश तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा धातु पृष्ठ के एक इलेक्ट्रॉन को न मिलकर पृष्ठ पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से वितरित होती है, जिससे पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में समय लगता है। इसने क्या कहा, तीसरा पॉइंट इसने कहा
कि कोई भी धातु पृष्ठ है, जैसे मान लो ये कोई धातु पृष्ठ है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है और उपस्थित ये इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ पर जब यहां पर उचित आवर्तिक तीव्रता का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा नहीं मिलकर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को एक समान रूप से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे एक समान रूप से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे मैं ये कह सकता हूं कि इन सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऊर्जा ग्रहण करने और उत्सर्जित होने में क्या लगता है, समय लगता है। लेकिन हमने प्रयोगों द्वारा यह पढ़ा कि जब धातु पृष्ठ पर हम दहली आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में 10⁻⁹ सेकंड का समय भी नहीं लगता, इतनी समय पश्चाता भी नहीं होती। तो इन तीनों मुख्य कारणों के आधार पर जो हाइगेन तरंग सिद्धांत या प्रकाश का तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा, असमर्थ रहा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसी में फोटोन की अवधारणा या कणीय प्रकृति। फोटोन की अवधारणा या ऐसे कहें प्रकाश की कणीय प्रकृति। प्रकाश की कणीय प्रकृति। फोटोन की अवधारणा या प्रकाश की कणीय प्रकृति क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, मैक्स प्लांक को नामक वैज्ञानिक था, उस मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब किसी पिंड द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन होता है तो उस प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप में न होकर विभक्त रूप में होता है। अर्थात मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि कोई भी प्रकाशीय पिंड होगा, जब उस प्रकाशीय पिंड द्वारा जब प्रकाश का उत्सर्जन होता है या किसी पिंड द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है तो वह लगातार रूप में, सतत रूप में ना होकर के विभक्त रूप में होता है। जैसे पहले थोड़ा बहुत हो गया, फिर उसके बाद में कुछ हो गया, उसके बाद में कुछ हो गया। ठीक है, तो ऐसे कहें कि वो छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में होता है। विभक्त का मतलब क्या हुआ, छोटे टुकड़ों के रूप में होता है, और टुकड़ों को हम कह सकते हैं छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में होता है। ठीक है, इन बंडल्स या जो पैकेट्स होते हैं, इन बंडल्स या पैकेट्स को बोलते हैं क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। और इन क्वांटों को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। अर्थात जो प्रकाश का उत्सर्जन और अवशोषण होता है वो किसके रूप में होता है, फोटोन के रूप में होता है। देखो इसमें दो पॉइंट आए हमारे पास में, एक तो आ गया क्वांटा, एक तो क्वांटा हो गया, एक फोटोन हो गया। क्वांटा क्या होता है, किसी भी पिंड द्वारा प्रकाश का अवशोषण व उत्सर्जन, छोटे छोटे बंडल या
पैकेट्स के रूप में होता है। इन बंडल या पैकेट को क्वांटा कहते हैं। इन छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स को क्या कहेंगे? क्वांटा कहते हैं। तथा इन्हें फोटोन कहते हैं। जो ये क्वांटा होते हैं, इन क्वांटा को हम क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। क्वांटा किसे कहेंगे? जो कोई भी प्रकाश से पिंड छोटे छोटे टुकड़ों में या बंडल में या पैकेट्स में जो प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, उसे हमने क्या कह दिया? क्वांटा कह दिया। और उस क्वांटा को हमने क्या कह दिया? फोटोन कह दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश है, ये प्रकाश किसी प्रकाश से पिंड द्वारा फोटोन के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होता है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि जो फोटोन हम पढ़ रहे हैं, उस फोटोन के क्या क्या गुण होते हैं। फोटोन के गुण। पहला गुण हम ये कह सकते हैं कि फोटोन विद्युत का उदासीन होता है। फोटोन विद्युत का क्या होता है? उदासीन होता है। यदि इस फोटोन कण को हम विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में रखें इन्हें, तो ये उन क्षेत्रों द्वारा प्रेक्षित नहीं होता। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जब फोटोन कण विराम अवस्था में होता है, तो विराम अवस्था में इसका जो द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। विराम अवस्था में द्रव्यमान क्या होता है? इसका शून्य होता है। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है, वो फोटोन की ऊर्जा और जो संवेग होता है, वो संवेग क्या होता है? नियत होता है। अर्थात हम ये कहें कि जो फोटोन है, उसका पहला पॉइंट हमने क्या कह दिया कि ये विद्युत का उदासीन होता है, अर्थात इसे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में जब हम रखते हैं तो ये प्रक्षेपित नहीं होता। दूसरा हमने ये कहा कि ये द्रव्यमान, इसका जो गतिज द्रव्यमान तो होता है, लेकिन विराम अवस्था में इसका द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। और तीसरा हमने ये कहा कि इसकी जो ऊर्जा और संवेग होता है वो नियत होता है, संरक्षित होता है। चौथा पॉइंट हम इसमें ये कहेंगे कि फोटोन की जो ऊर्जा है वो प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है? समानुपाती होती है। हम ये कहें, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा पॉइंट। पहला हमने क्या कहा कि विद्युत का उदासीन होता है। दूसरा कहा विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तीसरा कहा ऊर्जा व संवेग निश्चित होते हैं। चौथा पॉइंट मैंने कहा कि ऊर्जा का मान प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है, अर्थात ई समानुपाती न्यू। जहां न्यू क्या है? आवर्ती है। इससे मैंने ये लिख दिया
क्या हो गया, E बराबर h न्यू, जहां h एक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। इससे प्लांक नियतांक की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, h बराबर 6.63 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अब इससे प्लांक नियतांक की वैल्यू को मैं जूल इंटू सेकंड को इलेक्ट्रॉन वॉट इंटू सेकंड में बदलूं तो क्या कर दूंगा, h बराबर 6.63 10⁻34 डिवाइड बाई 1.6 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। ये किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये किस में रहेगा, जूल में हो गया। आगे हम इस क्वेश्चन लिख सकते हैं, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा, तो ई बराबर क्या हो गया, एच सी अपॉन लैम्बडा, जहां सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है और लैम्बडा क्या है, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। अब इसमें यदि हम ये कहो कि ये हमने जो ऊर्जा निकाली है वो केवल एक फोटोन की ऊर्जा निकाली है, यदि ये कहें कि इसमें n फोटोन है तो क्या आएगा, यहां लिखेंगे यदि फोटोनों की संख्या, यदि फोटोनों की संख्या स्मॉल n हो तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, E बराबर n इंटू एच इंटू न्यू, जहां n क्या है, फोटोनों की संख्या है, 1 2 3 4 अनंत तक है। ठीक है, अगला पॉइंट हम ये कहेंगे इसमें कि जो फोटोन होता है वो फोटोन निर्वात में प्रकाश की, पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि फोटोन निर्वात में प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करता है, छठवां पॉइंट पढ़ेंगे कि फोटोन अन्य द्रव्यमान कण इलेक्ट्रॉन से टक्कर कर सकता है तथा टक्कर में फोटोन का कुल संवेग व कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है तथा टक्कर में एक फोटोन का अवशोषण या एक नए फोटोन सर्जित हो सकता है, परंतु फोटोनों की संख्या संरक्षित रहे यह आवश्यक नहीं होता। छठवां पॉइंट ये कहें कि ये जो फोटोन है वो अन्य द्रव्यमान कण, यदि फोटोन अन्य द्रव्यमान कण जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है तो इसकी ऊर्जा में
संवेग संरक्षित रहती है तथा टक्कर के दौरान एक फोटोन की कमी या एक फोटोन की वृद्धि हो सकती है, लेकिन जो फोटोन की संख्या है वो अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तित होती है, संरक्षित नहीं होती, क्योंकि टक्कर के दौरान फोटोन क्या ह्रास भी हो सकता है और एक नए फोटोन की वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो उत्सर्जित फोटोन की संख्या बढ़ती है, परंतु फोटोन की ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। फोटोन का गति द्रव्यमान आइंस्टीन के द्रव्यमान समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लो अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं मन, हमने कहा 7वां पॉइंट है कि यदि हम फोटोन को उत्सर्जित करवाने के लिए जो प्रकाश होता है तो आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं। जब आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो फोटोन की जो संख्या होती है n, इसका मान तो बढ़ जाता है, लेकिन जो ऊर्जा होती है उसका मान क्या होता है, नियत होता है। उसका मान क्या होता है, नियत होता है, जिससे क्या स्पष्ट हुआ कि जो फोटोन की ऊर्जा है उस फोटोन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। जो ये फोटोन है, इस फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान हम ज्ञात करते हैं वो आइंस्टीन के द्रव्यमान व ऊर्जा संबंध से ज्ञात करते हैं। वो क्या है, E बराबर mc²। हमने E का मान पढ़ रखा है, E बराबर h न्यू पढ़ रखा है हमने, तो क्या आएगा हमारे पास में, हम लिखेंगे E बराबर, हमने पढ़ रखा है h न्यू, तो h न्यू बराबर mc²। ठीक है, अब यहां से यदि न्यू बराबर हम ये रख दूं मैं न्यू बराबर c/λ, तो hc/λ इक्वल टू mc²। c से क्या हो गया, कैंसिल, क्या बन गया, m बराबर h/λ इंटू c। ये क्या हो गया, फोटोन का गतिज द्रव्यमान हो गया, जहां h क्या है, प्लांक नियतांक है, c क्या है, प्रकाश की चाल है, और लैम्ब्डा क्या है, प्रकाश की तरंग धैर्य है। ये तो क्या है, इसका गतिज द्रव्यमान हो गया। अब यदि इसका मैं संवेग निकालूं तो संवेग क्या हो जाएगा, संवेग बराबर p बराबर mc हो गया, तो क्या हो गया, p बराबर m का मान रख दिया मैंने, h/λ इंटू c गुणा c से c कैंसिल, तो p बराबर h/λ। जो फोटोन का संवेग होता है वो फोटोन का संवेग कितना होता है, h/λ के बराबर होता है। ठीक है, ये फोटोन का संवेग हो गया, ये फोटोन का गतिज द्रव्यमान हो गया, और फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अब इनके ऊपर आधारित हम न्यूमेरिकल कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।